and whenever the C and B changes, it impacts the slope of IS curve. So what we can say, IS curve के slope को दो चीज़ें impact करती हैं, एक हो गया B और एक हो गया C. लास्ट इक्वेशन हमने क्या सीखा था, वही हम दोबारा से लिखेंगे. उस इक्वेशन से हमें ईजिली समझ आ जाएगा कि हमारा जो कर्व है उसका स्लोप कैसा होगा. दैट इज़ वाई यू नीड टू मेमोराइज दैट इक्वेशन वेरी नाइसली. सो द इक्वेशन वॉज A bar upon B minus Y 1 minus C upon B, right? Any changes in the responsiveness of interest rate and its impact on investment and any changes in the C will affect the slope of the graph. अब हमने बात करी थी, अगर हमारा B स्मॉल होता है और B लार्ज होता है, अगर B मतलब का रिस्पॉन्सिबलनेस स्मॉल है, मतलब कि इफ़ देर इज़ एनी चेंज इन इंटरेस्ट रेट, वो ज़्यादा चेंज नहीं लेकर आ रहा है इन्वेस्टमेंट में, आपका B का वैल्यू स्मॉल है, मतलब कि आपका डिनोमिनेटर इज़ लेस, तो ओवरऑल फ्रैक्शन आपकी ज़्यादा हो जाएगी. ओवरऑल फ्रैक्शन ज़्यादा हो रही है मतलब स्लोप आपका इंक्रीज़ हो रहा है. जब आपका स्लोप इंक्रीज़ हो रहा है तो आपका IS कर्व कैसा बन रहा है, स्टीपर कर्व बन रहा है. फॉर द केस ऑफ लार्ज, व्हाट वी कैन से, whenever your B is large, मतलब a little change in, what we can say, a little change in interest rate brings a lot of change in investment. This is the meaning कि आपका B वैल्यू लार्ज है. जब आपका B वैल्यू लार्ज है, थोड़ा सा भी चेंज हो रहा है, what we can say, इसको हम लिख सकते हैं B बढ़ रहा है. इसके बढ़ने से आपकी ओवरऑल फ्रैक्शन कैसी हो रही है, फॉल हो रही है. So what we can say, the slope is reducing. Whenever the slope is reducing, the curve is flatter. तो आपका IS कर्व फ्लैटर बनेगा. The second thing that is going to impact the slope of IS curve is your marginal propensity to consume. Marginal propensity to consume आपके slope को impact करेगी. अब वो कैसे करेगी हम उसको देख लेते हैं. Suppose फिर से वही इक्वेशन लिखते हैं, क्योंकि जब भी आप इक्वेशन लिखोगे और इक्वेशन से चीज़ें सॉल्व करोगे, इट इज़ वेरी इजी नाउ फॉर यू. Imagine the C has increased. Earlier your C was 0.4 and now your C is 0.6. दोनों केस में पढ़ते हैं. जब 0.4 था तो 1 minus 0.4 और 1 minus 0.6 क्या हो जाएगा, this will be 0.6, this will be 0.4. What we can say, जब हमारा C कम है, फॉल हो रहा है, तो हमारा स्लोप बढ़ रहा है, मतलब कि स्टीपर हो रहा है. और जब हमारा C बढ़कर 0.6 पर आ रहा है, ये बढ़ रहा है, तो ओवरऑल तो कम हो रहा है ना. जैसे ही ओवरऑल कम हो रहा है, इसका मतलब है कि आपका कर्व फ्लैटर हो रहा है. क्यों? क्योंकि स्लोप फॉल हो रहा है. स्लोप फॉल हो रहा है तो IS कर्व फ्लैटर. सो व्हाट वी कैन से, व्हेन C rises, IS flat. When C falls, IS steeper. की पॉइंटर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. पूरी बुक में आप रीड करोगे, बहुत मेसी तरीके से समझाया हुआ है. यहाँ पे मैं एक ही तरीके से आपको समझा रही हूँ. जब भी आपका C बढ़ेगा, IS फ्लैट होगा. C कम होगा तो IS आपका स्टीप होगा. B भी हम पढ़ चुके हैं. नाउ अब हमने फ्लैटनेस, दिस इज़ योर स्टीपर IS, दिस इज़ योर फ्लैटर IS. ओके, ये तो हमने पढ़ लिया स्लोप के बारे में. व्हाट अबाउट द शिफ्ट, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट शिफ्ट योर IS कर्व टू द राइट और टू द लेफ्ट. IS कर्व को कौन कौन से फैक्टर्स चेंज करते हैं, सारे फैक्टर्स जो ऑटोनोमस फैक्टर्स के अंदर आते हैं. सपोज़ आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है तो आपका IS कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा. सपोज़ आपकी इकोनॉमी में जो कंजम्पशन है वो फॉल हो रही, तो उस केस में आपका IS कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा. बात होती है कि कितने से शिफ्ट होगा, वो हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे. बट राइट नाउ वी हैव डिस्कस्ड द स्लोप एंड द फैक्टर्स दैट कुड इम्पैक्ट आवर IS कर्व. द नेक्स्ट मार्केट दैट वी विल बी स्टार्टिंग इज़ द मनी मार्केट. मनी मार्केट के इक्विलिब्रियम में, मनी मार्केट मतलब कि दो चीज़ें, मनी डिमांड एंड मनी सप्लाई. जब ये दोनों बराबर हो जाती हैं, इनके इंटरसेक्शन से हमें मिलता है LM कर्व. सो LM कर्व भी आपका कॉम्बिनेशन होता है इंटरेस्ट रेट और इनकम का, जो हमें वेरियस फैक्टर्स दिखाता है एट व्हाट लेवल वेयर मनी डिमांड इज इक्वल्स टू मनी सप्लाई. अब बात करते हैं
मनी मार्केट की एंड द एल एम कर्व. एल एम कर्व शोज वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड द लेवल ऑफ आउटपुट सच दैट द मनी डिमांड इज इक्वल्स टू मनी सप्लाई. नाउ लेट मी एक्सप्लेन टू यू फर्स्ट मनी डिमांड. हम सब अपने आप को, आप सब कंज्यूमर्स हो, हम सब कुछ ना कुछ खरीदते हैं, हम सब मनी की डिमांड करते हैं. तो मनी की डिमांड 3 चीज़ों के लिए की जाती है. सबसे पहला है ट्रांजैक्शन पर्पस, एक है प्रिकॉशनरी पर्पस और एक है स्पेक्यूलेटिव पर्पस. क्या बोला मैंने? मनी डिमांड हम 3 चीज़ों के लिए करते हैं, एक ट्रांजैक्शनल वाला पर्पस, एक प्रिकॉशनरी और एक स्पेक्यूलेटिव. जैसे ही आपकी इनकम बढ़ेगी, आप ज़्यादा मनी डिमांड करोगे, मनी डिमांड भी बढ़ेगी. किसके लिए? आप ज़्यादा ट्रांजैक्शन करोगे. ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी विल राइज, वेल इनकम विल राइज. जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप अगेन मनी ज़्यादा डिमांड करोगे. किसके लिए? प्रिकॉशन के लिए. आपको फ्यूचर में अपने आप को बचा के रखना है. हम सब प्रिकॉशनरी मेजर्स पहले से ही लेके चलते हैं. पहले अगर आप 1000 रुपये कमाते हो तो सपोज़ आप 400 रुपीज़ स्पेंड करते थे अपने प्रिकॉशनरी मेजर्स में. अब आप 2000 कमा रहे हो तो हो सकता है अब आप पूरे 1000 ही प्रिकॉशनरी में स्पेंड करो. सो व्हाट वी कैन से, दीज बोथ फैक्टर्स आर पॉजिटिवली रिलेटेड विद दैट ऑफ इनकम. जैसे ही आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे ही सारे फैक्टर्स बढ़ेंगे. तो हम दोनों को क्लब कर देते हैं और हम बोलते हैं KY. KY क्या है? ये K क्या होता है? इट इज़ द इनकम रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ मनी डिमांड. इनकम रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ मनी डिमांड, कि इनकम के बढ़ने से कितना मनी का डिमांड बढ़ रहा है वो आपका मेजर करता है दिस K, राइट. अब सेकंड चीज़, एक चीज़ रह गई हमारी स्पेक्यूलेटिव डिमांड. सबको पता होता है स्पेक्यूलेटिव क्या होता है. सपोज़ आपकी इकनॉमी में एक ऐसा सिचुएशन होता है. स्पेक्यूलेटिव डिमांड क्या मेजर करता है? इंटरेस्ट रेट और इनकम का रिलेशन. अभी तक हम क्या देख रहे थे कि इनकम के बढ़ने से कितना मनी डिमांड बढ़ रहा है. अब हम बोलेंगे कि इनकम के बढ़ने से नहीं, इंटरेस्ट के बढ़ने या कम होने से कितना मनी डिमांड पे इम्पैक्ट आ रहा है वो मेजर करेगा स्पेक्यूलेटिव डिमांड. एक केस लेके चलते हैं. फॉर एग्जांपल, इंटरेस्ट रेट मार्केट में फॉल हो रखा है. जब इंटरेस्ट रेट फॉल हो रखा है इसका मतलब करंटली द बॉन्ड प्राइजेज आर वेरी हाई. देयर एग्जिस्ट एन इन्वर्स रिलेशन बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड बॉन्ड प्राइजेज. इंटरेस्ट रेट कम है, बॉन्ड प्राइस ज़्यादा है, अभी ज़्यादा है. तो लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में बॉन्ड प्राइस विल फॉल. फ्यूचर में बॉन्ड प्राइस फॉल होगा. जब फ्यूचर में बॉन्ड प्राइस फॉल होगा तब वो लोग बॉन्ड ख़रीदना प्रेफर करेंगे, नॉट एट द करंट स्टेज जहाँ पे उन्हें बॉन्ड महंगे मिल रहे हैं. तो अभी इंटरेस्ट रेट फॉल है तो बॉन्ड प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं. पीपल आर एक्सपेक्टिंग द फ्यूचर बॉन्ड प्राइसेस टू फॉल. एज अ रिजल्ट राइट नाउ पीपल आर नॉट इन्वेस्टिंग एनीवेयर एंड दे आर प्रेफरिंग टू होल्ड कैश इन हैंड्स. This is the speculative demand we are talking about. जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ा, लोगों की स्पेक्यूलेटिव डिमांड ऑफ मनी बढ़ जाएगी. स्पेक्यूलेटिव डिमांड क्या होता है? हाउ मच आइडल कैश पीपल आर होल्डिंग इन देयर हैंड. आइडल कैश इन हैंड. जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट कम. जब भी इंटरेस्ट रेट कम होगा स्पेक्यूलेटिव डिमांड बढ़ेगी. जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा स्पेक्यूलेटिव डिमांड कम होगी. हमेशा एक इन्वर्स रिलेशन है. तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं? अभी तक हमने पढ़ा कि जैसे मनी डिमांड बढ़ेगी, आपके ट्रांजैक्शन पर आपकी इनकम बढ़ेगी तो ट्रांजैक्शन की डिमांड बढ़ेगी, आपकी सारी चीज़ें बढ़ रही हैं. बट यहाँ पे एक अलग चीज़ आई है कि जब आप इंटरेस्ट रेट से मनी डिमांड को कोरिलेट करते हो तो इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से आपकी जो स्पेक्यूलेटिव डिमांड है मनी की वो कम हो जाती है. तो हम इसको कैसे डिटर्मिन कर सकते हैं, कैसे दिखा सकते हैं? इसको हम दिखा सकते हैं HI से, -HI. अब H क्या मेजर करता है? इट मेजर्स द इंटरेस्ट रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ मनी डिमांड. तो मनी डिमांड की 2 चीज़ें अभी तक हमारे सामने आ रही हैं. एक फैक्टर आ रहा है KY जो पूरा ट्रांजैक्शन प्रिकॉशन को मेजर करता है, पॉजिटिवली रिलेटेड है इनकम से. इनकम बढ़ेगी ट्रांजैक्शन के लिए ज़्यादा डिमांड करोगे, इनकम बढ़ेगी तो प्रिकॉशनरी के लिए ज़्यादा. नेक्स्ट चीज़ जो तीसरी चीज़ थी वो थी हमारी स्पेक्यूलेटिव, जो मेजर करते हैं हम -HI से.
एच क्या होता है, इंटरेस्ट रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ मनी डिमांड, एंड आई तो क्योंकि दिस मनी डिमांड डिपेंड्स अपॉन द इंटरेस्ट रेट. सो दिस इज़ योर मनी डिमांड इक्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक एट. पहली इक्वेशन हमने डिमांड की डिराइव कर ली, क्योंकि ये नेगेटिव चीज़ भी है इसमें, तो हमारा मनी डिमांड कुछ ऐसा ड्रॉ होगा. अब बात करते हैं मनी सप्लाई. एक इकनॉमी में कितना मनी सप्लाई होगा, इट इज़ फिक्स्ड. हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारी इकनॉमी में जितना भी मनी सप्लाई है वो फिक्स हो रखा है. एक कंट्री में मनी सप्लाई कौन हैंडल करता है, सेंट्रल बैंक हैंडल करता है. इंडिया का सेंट्रल बैंक आरबीआई है. तो हमारी कंट्री में जितना भी सेंट्रल बैंक है वो सारा मनी सप्लाई को टैकल कर रहा है, हैंडल कर रहा है. इसीलिए वी आर अज्यूमिंग दैट मनी सप्लाई इज़ फिक्स्ड इन द इकॉनमी. और किस तरीके की मनी सप्लाई हम देख रहे हैं, रियल मनी सप्लाई को हम देख रहे हैं. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द इक्विलिब्रियम इन द मनी मार्केट. वे get the equilibrium whenever the money demand is equal to the money supply. Money demand and money supply. Money supply क्या था, m upon p, because it is constant so we are using this bar, is equals to money demand was ky minus hi, right? So this is the equation. यहाँ से हम थोड़ा सा LM curve तक आ रहे हैं, LM curve की equation तक. Again अगर आपको separate करना है I को तो आप कैसे करोगे, ms upon p my plus hi is equals to ky, hi is equals to ky minus ms upon p, ये this is will be bar. So I is equals to ky minus upon h minus ms upon ph, which is a constant term. इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इंटरेस्ट. अब आप इन आई क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमारा एल एम कर्व किसके बीच का रिलेशन दिखाता है, इट शोज द रिलेशन बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड इनकम. नाउ लेट अस रीड द नोट्स. दिस इज़ द कांस्टेंट मनी सप्लाई इन एन इकॉनमी. आपकी इकनॉमी में जितना भी कांस्टेंट मनी सप्लाई है वो मेजर किया जाता है इस ग्राफ से. दिस इज़ द मनी डिमांड. सपोज़ एक इकनॉमी में मनी डिमांड बढ़ती है और अपवर्ड शिफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आपका जो एल एम कर्व है वो एक अपवर्ड स्लोपिंग कर्व बन रहा है. जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी कंट्री में मनी डिमांड भी या इनकम भी बढ़ती रहेगी. इंटरेस्ट रेट के बढ़ते बढ़ते आपकी कंट्री का इनकम भी बढ़ता रहेगा. नाउ इक्वेशन हम सीख चुके हैं. इक्वेशन हमने जो भी सीखी वो ये थी, दैट वाज आई is equals to minus ms upon ph plus ky upon h. This is the equation. So this part, आपकी जो ये वाला पार्ट है, this part k by h is the slope of LM curve. LM कर्व के स्लोप को कौन मेजर करता है, दिस के क्या है, इनकम रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ मनी डिमांड, एच क्या है, इंटरेस्ट रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ मनी डिमांड, विच इज़ डिटर्मिनिंग द स्लोप ऑफ LM कर्व. बाकी आपकी कर्व में शिफ्ट कब होगा, आपका LM कर्व अपवर्ड कब शिफ्ट होगा, ये हमारा वर्टिकल इंटरसेप्ट है दिस टर्म. तो वर्टिकल इंटरसेप्ट में जब भी चेंज होगा हमारा LM कर्व या तो फिर ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, डिपेंडिंग क्या सिचुएशन एग्जिस्ट करती है. और वेदर आर LM कर्व विल बी steeper or whether it will be flatter, it will be dependent upon this k by h term. So let us understand this one more thing, that is what happens when the income sensitivity of money demand rises. Whenever this k part rises, the whole part is increasing. As a result जो हमारा स्लोप है वो बढ़ रहा है. स्लोप बढ़ रहा है मतलब हमारा जो ग्राफ आने वाला है वो कैसा आने वाला है, तो एल एम कर्व इज़ स्टीपर इन वॉट केस, वेन एवर द के इज़ हाई. वेन के इज़ हाई एल एम स्टीप, वेन के इज़ लेस वी आर फॉल हो रहे हैं तो एल एम फ्लैट. ये आपका के साथ हो गया. अब बात करते हैं एच के साथ. दिस इज़ योर एच, सॉरी. दिस इज़ योर एच. सो अब एच पे बात करते हैं. जब आपका एच बढ़ेगा, जब भी हमारा डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, इसको हम थोड़ा साइड में लिख के समझते हैं. आप भी ऐसे ही, अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो आप ऐसे सोच सकते हो.
एच बढ़ गया तो ओवरऑल आपका फ्रैक्शन कम हो रहा है, तो स्लोप क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं, फ्लैट एल एम। ओके, और अगर हमारा एच कम हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे, स्टीपर एल एम। नाउ द सेकेंड थिंग, व्हाट इफ़ द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी राइजेस, आपकी इकोनॉमी का मनी सप्लाई बढ़ेगा तो आपका जो एल एम कर्व है वो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो दोनों चीज़ें हमने पढ़ ली, इम्पैक्ट्स एंड स्लोप भी पढ़ लिया, शिफ्टिंग भी पढ़ ली ऑफ बोथ योर मनी डिमांड, मनी सप्लाई, एल एम कर्व, आई एस कर्व। एकदम एंड की कुछ चीज़ें रह गई हैं, हम वो भी ख़त्म करेंगे। इसको एक बार पढ़ लेते हैं। एंड में ख़त्म करने के लिए क्या था, आई एस कर्व हमने पढ़ लिया। आई एस कर्व कैसा था, डाउनवर्ड स्लोपिंग। एल एम कर्व इंडिविजुअली कैसा था, अपवर्ड स्लोपिंग. Now we will try to get an equilibrium in this good market and the money market together. For that हमें क्या करना है, we have to make a graph this is your IS and this is your LM. हमें equilibrium level of इंटरेस्ट रेट जानना हो इकोनॉमी में कि कितना प्रिवेल कर रहा है, और इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम जानना हो, तो हमें कैसा पता चलता है, जब हमारा आई एस कर्व और एल एम कर्व का इंटरसेक्शन होता है एट दिस पॉइंट, एंड दिस इज़ द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड दिस इज़ द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट जो हमारी इकोनॉमी में होना चाहिए। इसके आगे की जो नेक्स्ट चैप्टर है वो डिस्कस करेगा फिस्कल पॉलिसी के होने से क्या इम्पैक्ट होता है और मॉनेटरी पॉलिसी के होने से क्या इम्पैक्ट होता है, और मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी का दोनों का इम्पैक्ट हमारे आई एस एल एम पे कैसे पड़ता है। सो ब्रीफिंग में एंड द एंडिंग गोज़ बाय द इक्विलिब्रियम इन द गुड एंड द मनी मार्केट। आई एस एंड एल एम कर्व समराइज द इक्विलिब्रियम कंडीशन इन गुड एंड द मनी मार्केट। हमें इसके इक्विलिब्रियम से क्या मिलता है, एक इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इंटरेस्ट एंड इनकम, राइट। द चेंजेस इन द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल आपकी कैसे कैसे चेंज होता है आई एस में और एल एम में, कोई भी पॉलिसी के बदलने से क्या चेंज आता है, वो हमारा चैप्टर नंबर 11 में सब कुछ कवर हो रहा है। सो लेट अस अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स इन द नेक्स्ट चैप्टर।